मुझे नाम तो पूरा नहीं पता। एक तो वड़ा था होममेड, उसके साथ चटनी थी, सांबर था और वेज पुलाव पुलाव था। बस। ठीक है साथ में। डेजर्ट क्या था? आज अरे डोनट्स पड़े हैं, अभी भी तुम मान नहीं रहे हो मुझे। तो कह रही हूँ डोनट्स पड़े हैं, कहाँ गए, दिख नहीं रहे। आंटी ने दिए थे वो। आंटी ने दिए थे, तेरे भाई ने दिए थे। मैं पर कोई बोलो, मुंह में पानी आ गया। हाँ है ना यार, वो चॉकलेट वाला डोनट है बाइट करी ना, चारों तरफ चॉकलेट ही चॉकलेट। मैम आप तोबा तोबा। चिढ़ा रही हो ना ये। हाँ मैं चिढ़ाई रही हूँ, जब तुम खाते हो पूरी मैम क्लास इतनी कहते तो हो। आप पर भी बताए होने चाहिए। हाँ जी बेटा। आप पर भी बताना चाहिए कि आपने क्या खाया है। नहीं बताना चाहिए ना। तुम्हें भी सुधर जाना चाहिए, तुम भी नहीं सुधरते, मैं भी नहीं सुधरती। चलो क्विक रिकैप। बेटा जी तुम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बड़े ना देर से करते हो, तो मेरी बात सुनो, 5 मिनट दूंगी। ठीक है। भरना कैसे है, कान खोल के सुनो, स्क्रीन देखनी है। इसको पहले अपनी कॉपी में लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 का क्या आंसर होगा, उसके बाद चैट बॉक्स में लिखना है। इज इट क्लियर, करना कैसे है? मैम स्टार्ट। स्टार्ट। पहले कॉपी में करो एक साथ, उसके बाद चैट बॉक्स में एक साथ लिखना। कम ऑन। तुम स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में काफी टाइम लगा रहे हो बच्चे, विच इज स्केरी। सो आई वांट कि तुम एटलीस्ट पिछले बैच में 5 मिनट में बहुत होके करे हैं, एटलीस्ट तुम तो स्मार्ट वाले बैच है मेरा। बस उन बच्चों की रिकॉर्डिंग मत भेज देना। चलो भाई करो 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 करो। मुझे मत देखो, आई नो आई लुक प्रिटी। आज हमारे यहाँ पानी नहीं आया सुबह से। 30 सेकेंड्स रन, 4.5 सेकेंड्स लेफ्ट। कल के लेक्चर पे ही। शट अप शिल्पी, आंसर दे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सेवन इज एन एमसीक्यू। ध्यान से कीजिएगा, बहुत क्लोज है आंसर इसका, गलत हो सकता है। मेक श्योर ढंग से करो, ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसलिए लिखे हैं यहाँ पे। अब मैं चुप हो जाता हूँ। 1 मिनट डन। 3.5 मिनट्स लेफ्ट। मैंने वो गलत बता दिया। जिसने अभी ज्वाइन करा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन है, इसको फटाफट सॉल्व करना है कॉपी में। सॉल्व हो जाए कॉपी में तो फिर इसको चैट पे लिख देना, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। थ्री मिनट्स लेफ्ट, यू कैन डू इट। यार मैं ना उल्टा बोल रही हूँ शायद। नहीं, 2 मिनट रहते हैं, सॉरी माय बैड, 2 मिनट्स लेफ्ट। ये बार स्टॉप वॉच लगाऊंगी। जौन सा पॉइंट नहीं आता उसको छोड़ देना, वैसे तो बहुत ही पाप चढ़ेगा तुम्हें छोड़ने पे। पर कोशिश करो कि कुछ तो लिखो जो तुम्हें दिमाग में क्लिक हो रहा है। ये सब टॉपिक हमने पढ़े हैं कल ही। चलो अभी करो करो करो, जल्दी जल्दी जल्दी। लास्ट 30 सेकंड में बोलूंगी अब मैं।
लास्ट 30 सेकेंड्स। अब चैट में लिखना स्टार्ट कर दो जितना भी आंसर आता है। गुड इवनिंग रिजुल पल्लवी। लास्ट 30 सेकेंड्स है। लास्ट 15 सेकेंड्स। लास्ट 10। 5 4 3 2 1 स्टॉप। आई गिव यू 1 एक्स्ट्रा मिनट। अपना आंसर लिखो चैट में जितना तुमने लिखा है, जल्दी। जस्ट 1 मिनट आई गिव। अरे लाओ। गुड अंशिका, गुड हर्ष। गुड परीक्षित। ओके 3 बच्चे हैं। अंशिका कम बोलती है लेकिन अंशिका ने आंसर बढ़िया दिया। शाबाश। थैंक यू मैम। लास्ट 25 सेकेंड्स। गुड परीक्षित। बहुत टाइम से तेरे आंसर पीछे आ रहे थे, बहुत टाइम से आया। वेरी गुड। गुड हर्ष। अरे वाह छवि, आज तो कमाल कर दिया, बहुत जल्दी दे दिया आंसर। गुड, वेरी गुड। शुरू थोड़ा सा नीचे होगी है। लास्ट 5 सेकेंड। 4 3 2 1 स्टॉप। सॉरी अब आंसर नहीं ले पाऊंगी मैं। तो लास्ट आंसर मेरे पास जो आया है दैट इज आकांक्षा सोनी, आंचल ठाकुर, शगुन नागता, अरे अरे, राशि, जानवी, अर्चू, नियति, सोनियन, स्वाति। चलो अप्पू का भी ले लेते हैं आंसर। अरे वाह, अर्चू और अप्पू दोनों बढ़िया से एडजस्ट हो गई हैं, पर लेकिन आंसर कम दिए तुमने, बट गुड। चलो जी बस कर लेते हैं। बाकियों ने जिन्होंने नहीं आंसर दिए, हाजल बेटा लेट होगी। तुमने सॉल्व नहीं करे या तुमने आंसर नहीं दिए? एल्यूजियम की सॉल्व नहीं करे, विच इज सैड। ये करने चाहिए थे, हमने कल ही करा था। देखो RNA I stands for RNA I stands for RNA इंटरफेरेंस। Yes? हाँ चलो। सूर्यांश, हरीश, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या नाम है इसका? और सूर्यांश का एग्जिट हो गया था। हरीश, सात्विक, RNA इंटरफेरेंस ऑल्सो कॉल्ड एज जीन साइलेंसिंग। ये पढ़ के नहीं आए, रिवाइज करना तो बनता है। मैंने कहा था वेरी मुझे भी इंपॉर्टेंट। पता था आपने क्या करवाया। बेटा फिर पता करना पड़ेगा ना, देखो अगर जरा लेट हो रहा है तो, है ना? इसे तो दिक्कत हो जाएगी तुझे। बहुत Yes, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है? RNA इंटरफेरेंस तो साथ में करना है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस हाई है ना। द रूट yes, नोट मैं डिजीज, रिकॉर्डिंग देख लूंगा इसकी। द रूट नोट डिजीज इज ट्रीटेड बाय दिस टेक्निक। द रूट नोट वो कॉज बाय, कौन कर रहा था रूट नोट? दैट इज मिलेडोगाइनी इनकॉग्निशी, है ना हरीश? हर्ष नाम याद करना पड़ेगा तुझे। A dash is introduced in Yeah. plant root cell। तो प्लांट के सेल्स में हमने क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? डबल स्ट्रैंडेड DNA, सिंगल स्ट्रैंडेड DNA, RNA, क्या डालते हैं? स्ट्रैंडेड। एक तो डबल स्ट्रैंडेड होना चाहिए और होना भी RNA चाहिए। बिल्कुल ध्यान से करना, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछ चुके हैं ये। When nematode eat up the plant cell, जब निमेटोड ने ऐसा वाला प्लांट सेल खाया तो निमेटोड का कौन सा स्ट्रैंड था जिसके ऊपर आके ये डबल स्ट्रैंडेड RNA का एक स्ट्रैंड लग गया? तो निमेटोड के स्ट्रैंड को हम क्या बुलाते थे? एंटीसेंस। एंटीसेंस बुलाते थे। पक्का? यो मैम। मैम श्योर है? मैम। ये मिलेडोगानी का है DNA। DNA का कौन सा स्ट्रैंड होता है जिसको देख के mRNA बनता है? टेम्पलेट का दूसरा नाम क्या है? एंटीसेंस। एंटीसेंस को देख के जो स्ट्रैंड बनता है उसकी सीक्वेंस सेंस स्ट्रैंड जैसी नहीं होती? तो मैं इसको बोलूंगी सेंस स्ट्रैंड। तो मिलेडोगानी इनकॉग्निशा के पास कौन सा स्ट्रैंड पड़ा होगा? सेंस स्ट्रैंड ना? हाँ, और उसके अंदर कौन सा आगे उसके साथ चिपक जाएगा जो कोई सेंस नहीं बना रहा है? एंटीसेंस। समझ आई? है ना? तो मिलेडोगानी की जिंदगी में हर एक चीज सेंस बना रही थी, हमने उसको एंटी सेंस करा है। ओके, नाउ
लास्ट बट नॉट द Yo-yo लीस्ट, ma'am. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन आरएनए इंटरफेरेंस, जो यूज नहीं हुआ है। रिस्क तो यूज हुआ है, स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए भी यूज हुआ है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, Double stranded डबल RNA. स्टैंडर्ड आरएनए ये यूज हुआ है। तो क्या यूज नहीं हुआ? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। आंसर वुड बी, DNA. C. आंसर वुड बी C. राइट। गुड, ठीक है दी। तो ये थी क्विक रिवीजन, ये चैप्टर सेकंड इंपॉर्टेंट। का जेनेटिक मॉडिफिकेशन भी था ना? कहाँ पे? नहीं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो वो तो हर किसी के लिए जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, उसके अंदर स्पेसिफिक प्रोसेस है ये, आरएनए इंटरफेरेंस और जीन साइलेंसिंग, ठीक है। जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो कुछ भी कर रहा है तो जेनेटिक मॉडिफिकेशन ही तो कर रहा है पूरे बायोटाइप में, राइट। आरएनए जब इंटरफेयर करता है तो ये वाला जीन जो निकला था बेचारा साइलेंस हो गया ना, इसलिए जीन साइलेंसिंग। ओके, ठीक है। ये मैम चल, तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहे? सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ऑब्जेक्टिव से आपको आगे ले, सॉरी सॉरी सॉरी। अरे अरे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा। तो आज का हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग गोल्डन राइस के बारे में पढ़े और जीन थेरेपी के बारे में पढ़े, ठीक है। ये दो मेन टॉपिक रहते हैं। उसके बाद जो एनसीईआरटी के लास्ट के 3 पेजेस हैं वो एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे हम, क्योंकि उसी में सारी थ्योरी है। सेम यहाँ पे लिखने का कोई मतलब नहीं बनता, वहां पे कहाँ से क्वेश्चन आता है दैट आई विल एक्सप्लेन, ठीक है। तो हमारा टारगेट है गोल्डन राइस एंड जीन थेरेपी, और उसके बाद एनसीईआरटी की थोड़ी रीडिंग। क्लियर है? Yo-yo ma'am. Yo ma'am. सुनहरे चावलों को पढ़ते हैं हम। गोल्डन राइट से एक क्वेश्चन बनता है, जीन थेरेपी से एक क्वेश्चन बनता है। मैंने कहा ना बायोटेक में जो भी टॉपिक है ना, हर टॉपिक से एक क्वेश्चन बनता है। गारंटी से तो नहीं कह सकते आएगा या नहीं, लेकिन इस वाले चैप्टर में आरएनए इंटरफेरेंस और बीटी कॉटन दो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिनसे सबसे ज्यादा पेपर आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो एथिकल रीजन हम एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, उससे आपके क्वेश्चन स्कूल में आने के चांसेस ज्यादा है। और ये जो मैं आपको एग्जाम्पल पढ़ा रही हूँ गोल्डन राइट्स वगैरह, ये आपको ऐसे आ सकते हैं, मैच द कॉलम, राइट। सो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन दी है, अभी लिखने का छोड़ो, सिंपल सी समझो। देखो, जो राइस है, नॉर्मल चावल खाए, बढ़िया स्टार्च मिला, जिंदगी अच्छी चल रही थी। लेकिन आप कभी आई चेकअप के लिए गए हो? कोई बच्चा फ्लू वाला नहीं भाई, नॉर्मली नॉर्मली ये छिल मैम तो गई है। Yeah, तो ma'am. डॉक्टर ने जब आई अगर किसी वीक होती है तो जनरली डॉक्टर कौन से विटामिन खाने को कहते हैं? मैम मुझे तो चश्मा लगा दिया, मुझे चश्मा लगा लिया? ओली बताओ, चश्मा लगा दिया, गाजर नहीं खाती? फिनिश खाया कर विटामिन अच्छे ए से। विटामिन ए, यस प्रवीण, वेरी गुड। हाँ कशिश बोलो। सो विटामिन ए डॉक्टर खाने को बोलते हैं, जिसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। तो रेटिना के अंदर रोड्स एंड कौन होते हैं हमारे, तो विटामिन ए क्या करता है, उनकी सिंथेसिस में मदद करता है। अब जब पापा आंख पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे उसके बारे में 11th में, और पढ़ेंगे हम ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो हम तो वहीं जा रहे हैं ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी, राइट। अरे तुम्हारी क्लास में तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम, है, मजा आएगा। तो देखो, हमने क्या किया है, जो गोल्डन राइस है ना, सुनहरे चावल क्या करते हैं, आंख को ठीक करते हैं। किसी को नाइट ब्लाइंडनेस है, रात को दिखाई नहीं देता, तो उसको सजेस्ट किया जाता है तुम गोल्डन राइस खाओ। गोल्डन राइस दवाई नहीं है, पर वो उसको वो न्यूट्रिएंट दे रहे हैं जिसकी वो उसे जरूरत है, एंड दैट न्यूट्रिएंट एक्चुअली इज विटामिन, राइट। तो गोल्डन राइस गोल्डन क्यों है? क्योंकि उनके अंदर एक ऐसा पिगमेंट है जो उसको गोल्डन कलर दे रहा है, और उसके अंदर बनता है विटामिन ए। तो विटामिन ए रिच जो राइस होते हैं वो गोल्डन राइस है। पहला क्वेश्चन तो यही आता है, लिटरली यही क्वेश्चन आता है, ठीक है। पीवाईक्यू लगाओगे ना तो वो आपसे पूछते हैं, बहुत पुराने क्वेश्चन में एक वर्ड है तो उस वजह से मैं पढ़ा रही हूँ, तो सुनो। गोल्डन राइस आर द राइस विच आर नोन एज बायोफोर्टिफाइड क्रॉप। बायोफोर्टिफाइड क्रॉप का मतलब होता है कि कोई भी क्रॉप है, जो भी खाने की चीज है, गोभी है, गाजर है, चावल है, खाने की चीज है, उसको क्रॉप कहते हैं। हमने बायोलॉजी की मदद से उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से कोई जीन वीन निकाल के हमने उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू को बढ़ा दिया, तो उस क्रॉप को आप बोलते हैं बायोफोर्टिफाइड क्रॉप, ठीक है। मुझे बताओ, बीटी कॉटन बायोफोर्टिफाइड क्रॉप कहलाएगा? No, ma'am. नहीं कहलाएगा, नो यस। मैम वो तो डिजीज रेजिस्टेंट हुआ ना, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू तो नहीं इंक्रीज हुई ना। तो बायोफोर्टिफाइड क्रॉप वो होते हैं जिनकी न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ जाए, राइट। तो गोल्डन राइस ये होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है, कब डिस्कवर हुए थे? 1990s में इनको बनाया गया था, एक्चुअली डिस्कवर नहीं किया, बनाया है लैब में। इनको और पीटर बेयर्स ने बनाया, इनका नाम आ जाता है पीटर बेयर, BEYER है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया, देखो इनके नाम मत याद करने की कोशिश करना, क्योंकि जरूरत नहीं है तुम्हें। इन्होंने बैक्टीरिया से एक जीन लिया, ठीक है, लेट्स सी, ये एक जीन लिया, और इन्होंने एक प्लांट है, डेफोडिल का प्लांट है, उस प्लांट से इन्होंने 2 जीन ले लिए थे।
और इनको लैब में मिक्स मार्क्स करके एक ऐसी वैरायटी ऑफ राइस बनाया, कौन सी वैरायटी, ओराइजा सतीवा के साथ एक काम कर रहे थे, ऐसे वाले राइस बनाए जो गोल्डन कलर के दिखते हैं, और उनमें क्या मिलता है आपको, बहुत सारा विटामिन ए। ठीक है, तो विटामिन ए कैसे मिलता है वो समझाती हूँ। इतना इतना समझ आया आपको? ये मैम। तो देखो, जो प्लांट है ना उनके पास एक प्यारा सा जीन है, ठीक है, नाम में नहीं जाएंगे आप, आपको इसकी जरूरत नहीं है, जहां जरूरत नहीं है वहां दिमाग नहीं खराब करना। जब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो एक प्रोटीन बनाता है, उस प्रोटीन का नाम है बीटा कैरोटीन। ये जो प्रोटीन है ना, बीटा कैरोटीन प्रोटीन, इट एक्ट्स एज एन एंजाइम। ठीक है, बेसिकली आप ये इसको ऐसे कह लो कि ये ना एक प्रिकर्सर की तरह काम करता है। अब प्रिकर्सर क्या होता है? प्रिकर्सर मतलब स्टार्टिंग मटेरियल। जैसे अगर तुमको मैगी बना रही हो तो तुमको किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? मैगी। मैगी। एक पैकेट, बेटा एक पैकेट मैगी की जरूरत है ना? और मैगी को बनाने के लिए एक पैकेट मैगी में मैदे की जरूरत है। तो मैगी बनाने का मेन चीज है मैदा, वो उसका प्रिकर्सर हुआ। प्रिकर्सर इज द बेसिक थिंग जो आपको चाहिए। अगर दीवार बनानी है तो बेसिक चीजें क्या होंगी? ईंट, सीमेंट, हाँ सीमेंट। है ना? तो वो होते हैं प्रिकर्सर। तो बीटा कैरोटीन इज अ प्रिकर्सर किसकी सिंथेसिस में? ये आगे केमिकल प्रोसेस होते हैं, एंजाइम वर्क करते हैं और वो सिंथेसाइज क्या करते हैं? विटामिन ए। तो प्लांट के अंदर ना वैसे तो होता है बीटा कैरोटीन, अच्छे खासे अमाउंट में होता है, लेकिन क्या होता है, इसका जो जीन है ना बीटा कैरोटीन बनाने वाला, वो इनएक्टिव हो जाता है। जैसे जो राइस होते हैं, एंडोस्पर्म होता है उसके अंदर बेसिकली भरा हुआ, तो उस केस में उन सेल्स में ना ये इनएक्टिवेट हो जाता है। तो चावल के अंदर विटामिन ए नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, हम बायोटेक की मदद से ऐसे वाला जीन इसके अंदर डाल देंगे जो बीटा कैरोटीन बनाने वाले जीन को एक्टिवेट करके रखे, ताकि एंड में जो हमें चावल मिल रहा है उसके अंदर आपको क्या मिले? विटामिन ए। समझ आई बात? तो ये टेक्निक हमने करी बायोटेक की मदद से, इसलिए हम इसको बायोटेक के अंदर पढ़ते हैं। समझ आई? गोल्डन राइस को ऐसे बनाया जाता है। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा जो आपको पीवाईक्यू में मिलेगा वो बायो फोर्टिफाइड क्रॉप है या नहीं ये पूछ लेंगे। दूसरा, गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन है ये पूछ लेंगे। विटामिन ए को ही रेटिनॉल बुलाते हैं। तीसरा, वो आपसे ये पूछ लेते हैं कि इसका जीन कहाँ से निकाला तुमने, तो हमने प्लांट से निकाला और बैक्टीरिया से निकाला है। प्लांट का नाम एक बार आ रखा है डैफोडिल। तीसरा क्वेश्चन ये पूछता है। चौथा बनेगा ये क्या डिजीज ठीक करता है? आंखों से रिलेटेड, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस। सारे नहीं करता, बस आंखों से रिलेटेड जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, इसको ठीक करता है। क्लियर? ये मैम। यो मैम। तो स्टोरी ऑफ गोल्डन राइस। अब जो अगली स्टोरी है वो मुझे तुमसे थोड़ी मदद चाहिए, ठीक है? तो केस है, मैं ले रही हूँ केस 1, केस स्टडी है, तुम बताना कैसा रहेगा। ये मेरा पड़ा है क्रोमोसोम। तुम तो सेल ही कर रहे हो ना? ये मैम। तुम्हारी हालत तो खराब हो गई होगी ना प्लॉइडी के ऊपर। क्रोमोसोम नंबर क्या होता है, एन क्या होता है, छोटा एन और बड़ा एन क्या होता है, सी क्या होता है, पता ही है? ओली 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 ओली, मेरी इतनी जैसी बात कर दी मैंने, है ना? कोई बात नहीं, हम पढ़ेंगे इसको साथ में। जनरली बच्चे यही फंसते हैं, कोई बात नहीं, डरने की क्या बात है, जब पढ़ तो रहे हैं अभी हम, तभी तो पढ़ रहे हैं। ये पर इसका मस्त जीन है पड़ा अंदर, ये रहा अपना एक जीन। भाई देखो ध्यान से सुनना, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। 1000 करोड़ साल पहले हम लोग गए थे एक जंगलों में, मस्त बैठे थे हम आम के पेड़ के ऊपर और हम खा रहे थे अमरूद। तब हमने ये इंटरेस्टिंग कहानी सुनी, ठीक है? तो इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि एक क्रोमोसोम में एक बढ़िया सा जीन है, ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो बनाता है बढ़िया बड़ा प्रोटीन। प्रोटीन जब बनता है तो प्रोटीन मॉडिफाई होकर बेसिकली एंजाइम बन जाता है, ठीक है? तो एंजाइम परफॉर्म करता है कोई स्पेसिफिक फंक्शन, है ना? तो प्रोटीन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है और बॉडी ये करती है, मस्त चलती है, जो भी काम करना है उसको वो कर रही है। अब केस 2 का क्या हो गया, इसके साथ बहुत बुरा हुआ, तुमको नहीं पता चला पर बड़ा बुरा हो गया कि इसमें जीन में हो गई म्यूटेशन। अगर म्यूटेशन हो गई तो उसका रिजल्ट क्या रहा? तो जीन ढंग से अब फंक्शन नहीं कर रही, ठीक है? तो अगर ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है तो कैसे प्रोटीन बनेगा? प्रोटीन बनेगा? नो मैम। नो मैम। क्या बॉडी का वो फंक्शन परफॉर्म होगा जो उस प्रोटीन की वजह से परफॉर्म होता है? नो। अरे तो बेटा बताओ सॉल्यूशन क्या है, क्या करें हम? ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस इंसान का सर्वाइवल हो जाए? व्हाट कैन यू डू? रेज योर हैंड, सोचो, रेज योर हैंड, थिंक। तुमने इतनी बायोटेक तो पढ़ी है कि तुम इसे इतना तो सोच सकते हो। थिंक एंड रेज योर हैंड।
देखते हैं कौन बहादुर बच्चा जो ट्राई करना चाहे। बहादुर बच्चा, बेटा हाथ खड़े करने को बोला है। मैंने बोला कि पहला केस है कि एक जीन इसेंशियल है, ये देख इस क्रोमोसोम पे ये इसेंशियल जीन है, इससे प्रोटीन बनता है तो बॉडी में फंक्शन परफॉर्म होता है तो इंसान जीता है। सेकेंड केस में हमने कहा इस जीन में म्यूटेशन हो गई, ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो गई, तो म्यूटेशन होने की वजह से इस जीन से प्रोटीन नहीं बन रहा तो बॉडी में फंक्शन भी परफॉर्म नहीं हो रहा। मैं कह रही हूँ कि मैं इसका सॉल्यूशन क्या निकालूं, म्यूटेशन तो हो गई, अब मैं इसको ठीक कैसे कर सकती हूँ, तो तुम क्या करोगे कि ये ठीक हो जाए, ये इंसान सरवाइव कराना है तुम्हें, तो क्या क्या कर सकती हूँ, रेज योर हैंड। हाँ हर्ष बोल बेटा। मैम इसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल सकते हैं हम पिछले वाले से जो ठीक है। हाँ तो हम क्या करेंगे कि खराब वाले जीन को, ये खराब वाला जीन है, इस खराब वाले जीन को अपन काट के निकालेंगे और इसमें अपना पूरा टेक्निक करके हम सही वाला जीन डाल लेंगे, है ना। इसको अपन कहते हैं जीन थेरेपी। शाबाश, एक तो हम ये कर सकते हैं। अब ये जो जीन थेरेपी है, लेट्स से ये जो सेल है जिसमें गड़बड़ी हुई ये है मेरा WBC, तो तूने WBC में ये किया, क्या ये परमानेंट मेथड होगा या टेम्परेरी? टेम्परेरी। क्यों? आंसर से कि ये फिर इसमें फिर से म्यूटेशन हो सकती है ना, फिर से इसमें कैसे हो वेरिएशन सकती है? नहीं, वेरिएशन मैम नहीं बेटा, म्यूटेशन, मैम सेल की म्यूटेशन डेथ, हो सकते हैं। डेथ हो सकती है सेल्स में। म्यूटेशन होना तो बड़े चांस इफेक्ट है ना, सेल डेथ होएगी, तो जब सेल डेथ होएगी वो जीन भी मर जाएगा, तो ये इसका करेक्ट आंसर है, टेम्परेरी है। पर आंसर सही है तुम्हारा, ऐसा भी करते हैं। तो सबसे पहले जीन थेरेपी ऐसी गई गई थी, खराब जीन को हटा के नया वाला जीन डाल दिया था। दिक्कत ये थी कि सेल मर जाएगा, तो बार बार तुमको प्रोसेस करना पड़ेगा। और कोई तरीका है? सेल डेथ से पहले वो रेप्लिकेट नहीं होगा? सेल डेथ से पहले सारे सेल थोड़ी रेप्लिकेट होते हैं बेटा, हर सेल के पास ये पोटेंशियल थोड़ी होती है। कार्डियक सेल रेप्लिकेट होता है, न्यूरॉन रेप्लिकेट होता है, जो अपने पास WBCs होते हैं वो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से बनते हैं। तो जो स्टेम सेल होता है ना, हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, आपने सुना होगा स्टेम सेल, इससे ये WBCs बनते हैं। अब WBC खुद डिवाइड होके और WBC थोड़ी बनाता है। तो बेटे तूने ट्रीटमेंट इसको दी है ना, ट्रीटमेंट तो इनकी हो सकती है, तो इसको ट्रीटमेंट दिया ना, दिक्कत ये है, ये तो मरेगा। और क्या कर सकते हो, सोचो सोचो भाई। मैम हम इसकी म्यूटेशन नहीं रोक सकते? म्यूटेशन कैसे रोक देंगे, अपा भगवान नहीं है, म्यूटेशन कोई नहीं रोक सकता, किसी को पता भी नहीं है कैसे आती है एग्जैक्टली। म्यूटेशन नहीं रोक सकते, म्यूटेशन हो चुकी है। अब बता, मैं बोल रहा हूँ शादी हो चुकी है, अब बताओ कैसे तुड़वाए तुम बोलो शादी के कार्ड ही नहीं छपवाएंगे, तो शादी हो गई है, अब बताओ कर क्या सकते हैं। तो म्यूटेशन हो चुकी है, म्यूटेशन करा फिर से म्यूटेशन कराए, हमें ये नहीं पता ना डिजायरेबल म्यूटेशन होगी या नहीं, ये इंसान की बॉडी है, मारना नहीं है उसको, ये तो नहीं होगा। और हर्ष बोल बोल। सोच रहा हूँ। पता करने के बाद लगवाना म्यूटेशन। बेटा प्रवीण हाथ खड़े करके बोलना है, ठीक है, हाथ नहीं खड़ा किया तूने। हाँ हर्ष बोल। हाँ हरीश बोलो। हाँ प्रवीण तुम बोलो। मुझे पता लग जाए उसके बाद करें उसमें म्यूटेशन। म्यूटेशन हम डायरेक्शनली थोड़ी कर सकते हैं कि मैं म्यूटेशन करूँ वो जीन ठीक हो जाएगा, ऐसे नहीं होता। हमें नहीं पता वो खराब एग्जैक्टली कैसे हुआ, तुम ठीक कैसे करेंगे उसको, तो ये तो नहीं हो सकता। शुरू। मैम जैसे जो आपने बताया ना RBC की डेथ होगी, मैम अगर हम उनको बाहर जैसे क्या बोलते बाहर कल्चर करके दोबारा अंदर डाल दें? हाँ यही करते हैं हम, बार बार डालेगी ना, फिर अंदर जाके तो मरेंगे ना। एक WBC 80 डेज के बाद मर जाता है, फिर ये करेगी, दोबारा डालने पड़ेंगे ना। बात तो वही आ गई, कल्चर करके डाल रहे हैं बॉडी के अंदर, और डाल कैसे रहे जीन ऑफ इंटरेस्ट, उसको बाहर कल्चर करके ही डाल रहे हैं, बट वो मर रहा है अंदर जाके। और कोई आंसर है किसी के पास? राशि, हरीश। मैम जो ये जीन है इसमें जो इसमें जीन है, इसको अगर हम मॉडिफाई करके इसके खिलाफ रेजिस्टेंट बनाए, जो ये म्यूटेशन होगी। बेटा ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, इसका ये जीन खराब हो चुका है, ठीक है। अब इसको क्या मॉडिफाई करेगी जब वो खराब ही हो चुका है, किसके रेजिस्टेंट होगा, जीन ही खराब हो गया ना। तो फिर इसको रहने दो। अरे यार तुम लोगों को क्या हुआ है, या इसको निकाल ही देंगे? निकाल देंगे तो फिर क्या करेंगे, वो खराब हो गया, वैसे भी तो कुछ नहीं कर रहा। अरे तुम मैम तो अगर हम बोलो बोलो बोलो। अगर हम इसको निकाल देंगे
उससे तो क्या फिर होगा? हमें बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे भी कोई काम नहीं कर रहा है। बेटा अगर मैंने इसको निकाल भी लिया तो उससे होगा क्या? क्या फायदा हुआ मुझे? मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि जीन वहां पड़ा है, जीन वहां पड़ा होकर कुछ नहीं कह रहा, मेरी प्रॉब्लम ये है कि वो प्रोडक्ट नहीं बना रहा है। तो अगर मैं इसको काट के बाहर निकाल भी लूंगी, इसका फायदा क्या है? पड़ा भी तो था अंदर, अब मैं हर सेल को बार बार निकालूंगी, फायदा तो कुछ नहीं हुआ ना मुझे, मेरा काम तो बढ़ गया है ना। बोलो राशि। रिया। मैम जिसकी वजह से जीन म्यूटेशन हो रही है उसके कोज को ट्रीट करेंगे। उसके कोर्स को ट्रीट करेंगे ताकि डीएन म्यूटेशन ना हो। ओके चलो, हम्म, ये तो बड़ी ये हम है कि आगे म्यूटेशन ना हो, लेकिन जो म्यूटेशन हो गई है और जो प्रोटीन नहीं बन रहा है इसका क्या करेंगे? ये एक अच्छा पॉइंट था, लेकिन जो प्रोटीन बन नहीं रहा उसका क्या सॉल्यूशन है? प्रवीण। अब इसमें जीन में कोई ऐसा इन द सेंस क्या? अच्छा नहीं, कोई ऐसा देखो ऐसा जीन इंट्रोड्यूस करें जिससे प्रोटीन बन जाए। वो कर या चुके हैं फिर जी। ऐसा करेंगे कि जो ये खराब जीन में से मतलब जो इसका इसेंशियल प्रोटीन है वो किसी अच्छे वाले जीन में डाल दे। बेटा ऐसे नहीं होते, जीन खराब हो गया खराब हो गया, बटन खराब हो गया ना, उस बटन की अब चेंज किसी और में कुछ पॉइंट तो नहीं डाल सकते। तो ये जीन थेरेपी थी जो हर्ष ने सबसे पहले बोल दिया था, जो आप लोग बोल रहे हो कि जो जीन खराब हो गया उसे हटा के नया वाला जीन लगा दो। दैट मेक सेंस, हम वो करते भी हैं। दूसरा तरीका क्या है, जो प्रोटीन काम नहीं बन रहा बॉडी के अंदर, अरे बॉडी के अंदर विटामिन नहीं बनता, तुम बाहर से दवाई नहीं खाते, तो बॉडी के अंदर प्रोटीन नहीं बन रहा तो उसको बाहर से प्रोटीन दे दो ना, इंट्रावेनस प्रोटीन दे दो। आप प्रोटीन आप ओरल दे सकते हो या इंट्रावेनस, नर्व्स में लगाओगे या उसको खाओगे? बेटा नर्व्स में लगाओगे, खाओगे तो तुम्हारे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीएज एंजाइम होते हैं, वो प्रोटीन को तोड़ देंगे। तुम चाहते हो प्रोटीन पूरी बॉडी में जाए तो तुम उसको नसों में लगाओगे। लेकिन ये टेक्निक कैसी है, परमानेंट या टेम्परेरी? टेम्परेरी। ये भी टेम्परेरी है, तुम्हें बार Temporary. बार इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, राइट। सो सबसे बढ़िया तरीका क्या हो सकता है, देयर इज वन मोर टेक्निक जो अब यूज होती है, दैट इज कि आप जीन थेरेपी करो, जो हर्ष ने बोला बिल्कुल सही था, कि आप जीन थेरेपी करो, सही वाला जीन लगा दो खराब वाले में, लेकिन जीन थेरेपी करो कब? एट एम्ब्रियोनिक स्टेज। अगर एक छोटे से बच्चे को बिल्कुल बचपन से सिखा दिया जाए कि लड़कियों पे हाथ नहीं उठाना है, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस होता है ये, तो वो छोटा सा बच्चा अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी लड़की पे हाथ नहीं उठाएगा, है ना। अगर एक छोटी सी लड़की को दिखा दिया जाए कि एजुकेशन सबका राइट है, तो कभी किसी को दबाने की कोशिश नहीं करेगी, राइट। सो माय पॉइंट इज कि अगर आप एकदम रूट कॉज पे काम करते हो तो चीजें ठीक हो जाती है। तो अगर एम्ब्रियोनिक स्टेट में बच जाए, जैसे अगर मैं अपनी मदर की वूम में हूँ, जब मैं बन ही रही हूँ, तो मेरी बॉडी में डब्ल्यूबीसी के साथ दिक्कत है ना, डब्ल्यूबीसी बनाने वाले सेल तो अभी बन रहे हैं, तो जब ये सेल बनेगा ना, मेरी मदर की बॉडी से ये सेल बाहर निकाला जाता, इसमें मेरा डिजायरेबल जीन डाल दिया जाता और फिर ये सेल को मेरी बॉडी में वापस डाल देते। अब ये जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल्स होते हैं वो सेल जिससे बाकी सेल आएंगे, तो अब ये स्टेम सेल बिल्कुल ठीक हो गया ना, कि जितने भी डब्ल्यूबीसी आरबीसी बनाएगा सब में सारे जीन ठीक होंगे, गड़बड़ी तो रूट से ठीक करी है ना। तो जीन थेरेपी अगर एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखो, इन दैट केस वो परमानेंट है, अदरवाइज वो टेम्परेरी है। समझ आया? तो Yes, सबसे ma'am. पहली जीन थेरेपी जो दी गई थी वो यही वाली दी थी, तो बेटा हर्ष बोली थी आपने कि खराब जीन को हटा के उसकी जगह सही वाला जीन डाल दो, ठीक है। तो वो एक केस हमें पढ़ना है, पढ़ा दूं? मैम जर्म सेल्स में अगर हम चेंज कर दे तो जीन थेरेपी। जर्म सेल में हम जब चेंज कर देते हैं ना तब चीजें ठीक हो जाएगी, क्योंकि वही रूट सेल है ना। लेकिन ह्यूमन की बॉडी में प्रॉब्लम क्या है, जब हम अडल्ट हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में तकरीबन जर्म सेल्स रहते नहीं है ना, लिमिटेड रह जाते हैं। अब कार्डियक सेल का कहाँ जाके जर्म सेल ढूंढेगा, ये दिक्कत है हमारे साथ। प्लांट के केस में ये होता है कि उनके मेरिस्टेमेटिक सेल तो पूरी जिंदगी तुमको टिप पे मिल ही जाते हैं, लेकिन एनिमल के केस में इतना पॉसिबल नहीं है। तो हम एम्ब्रियोनिक स्टेज पे अगर पता चल जाए कि इस बच्चे को बड़े होके ये बीमारी हो सकती है जीन की, हम पहले उसका जीन रिप्लेस कर दें, ये अच्छा टेक्निक है ना। पर ये बहुत कैसे डिफिकल्ट, चलता है? यही तो बहुत डिफिकल्टी है ना, डायग्नोसिस है नहीं हमारे पास इतनी, लेकिन अगर होती चली जाएगी डायग्नोसिस डिस्कवर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना। एम्ब्लियोसेंटेसिस से जैसे डाउन सिंड्रोम पता चल जाता है, वैसे अगर और पता चल जाए तो बढ़िया हो जाएगा ना। चलो, तो जीन थेरेपी का एक एग्जांपल पढ़ेंगे। जीन थेरेपी का एग्जांपल है, देखो आपकी बॉडी में जैसे हम कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कौन होता है? स्प्लीन। स्प्लीन, है ना। वैसे ही हर सेल कभी ना कभी जाके मरता है ना, डब्ल्यूबीसी भी कभी कभी जाके मरते हैं। तो जब इनकी डेथ होती है तो इनके अंदर तो न्यूक्लियस होता है ना, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है, तो जब ये मरते हैं तो डीएनए भी ब्रेक होता है ना,
तो कोई भी चीज जब टूटती है उसका बाय प्रोडक्ट तो रहता है ना। तुम एक घर तोड़ दो, पूरे अच्छे तरीके से तोड़ दो, नीचे उसका बचा हुआ पार्ट पड़ेगा ना, मलबा मिलेगा ना आपको। एग्जैक्टली सेल मरेगा तो उसके बचा हुआ पार्ट बनेगा। अब जो सेल मरता है ना, उसके जो ये डीएनए है ना, उसके फ्रेगमेंट्स रह जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ डीऑक्सी एडिनोसिन। हमने स्पेसिफिकली यही क्यों पढ़ा, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। डीऑक्सी एडिनोसिन का मतलब क्या है, डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसके साथ एडेनिन लगा है, यही है ना। न्यूक्लियोटाइड है या न्यूक्लियोसाइड है? ये न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड है ये। बताऊं मैं तुमको, न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें होती है, फॉस्फेट ग्रुप तो शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, ये 2 चीजें है ना, तो न्यूक्लियोसाइड है ये। जब उसमें तुम फॉस्फेट भी लगाओगे, दैट इज थर्ड, तो न्यूक्लियोटाइड। 3 से याद किया था हमने। साइड ही तो बोला था। अरे तूने ठीक बोला था बेटा, पीछे वाले ने गलत बोला है, उनको बोल रही हूँ, तूने सही बोला। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड है, साइड है ये वाला, राइट। तो क्या होता है कि जब डीएनए टूटा, इसको इमेजिन करना, जब डीएनए टूटा तो डीऑक्सी एडिनोसिन बॉडी में इकट्ठे होने लग गए। दिक्कत पता है क्या है, डीऑक्सी एडिनोसिन आर हाईली टॉक्सिक। टॉक्सिक है शरीर के लिए, और शरीर में कहाँ जाके टॉक्सिसिटी करते हैं, ये इम्यून सिस्टम को खराब करते हैं, स्पेशली टी सेल्स को। तो देखो, जो टी सेल्स होते हैं ना, उनकी मैच्योरेशन कहाँ होती है, थाइमस में। थाइमस में होती है। देखो ये करेंगे क्या, इनका बहुत सिंपल है। डीऑक्सी एडिनोसिन जब इकट्ठे होने लग जाते हैं ना, तो जो टी सेल मैच्योर होता है, उनकी मैच्योरेशन के स्टेप में हिंडर करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे तुम बढ़िया से तुम्हारी ग्रोथ चल रही थी, लेकिन फिर कोई रिश्तेदार आएगा जो हर रोज आके बोलने लगे कि नहीं, इसको स्कूल में ही रखा करो, इसको ट्यूशन मत लेने दो, इसको नीट का प्रिपेयर मत करने दो, तो जिंदगी खराब होगी ना। ये भी कुछ वैसे ही कर रहे हैं डीऑक्सी एडिनोसिन, टी सेल को मैच्योर ही नहीं होने दे रहे, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं बन पाएगा। अब याद रखना, जो इम्यूनिटी थी, इम्यूनिटी 2 टाइप की होती है, एक होती है ह्यूमरल और एक होती है सेल मेडिएटेड। बेटा सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी कौन संभालता है, कौन से सेल्स, कौन से सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी? बी एंड टी सर। बी एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी एंड टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्सिबल है ना। तो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तुम? अब ये तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो फिर, ये दूसरी बात है क्लास में। हाँ, हेल्पर सेल, सिर्फ हेल्पर सेल होते हैं, बाकी सेल कहाँ जाते हैं? सप्रेस सेल एंड साइटोटॉक्सिक सेल्स। ठीक है, तो टी सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए। एनसीईआरटी में बड़ी बड़ी लाइन है, पीवाईक्यू के 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें इसके ऊपर। मैंने तब भी बोला था ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आ रही है ना, रिवाइज तुम करते नहीं, और तुम्हारे स्कूल में पेपर चल रहे हैं, तो तुम कैसे कर रहे हो ये तो रब जानता है, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम में से किसी को नहीं आता ये पिछले बैच ने भी किया था, तुमने भी किया था, अब तुम मेरा मूड खराब कर रहे हो। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी के लिए टी सेल रिस्पॉन्सिबल है, ह्यूमरल होते हैं एंटीबॉडी वाले, दैट इज बी सेल्स। दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन जो आपको पक्का किसी एंट्रेंस में मिलेगा, मैं गारंटी ले सकती हूँ। इंडिया के कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में आपको अगले साल मिलेगा ये क्वेश्चन। नाउ तो क्या करते हैं, ये दिक्कत डीऑक्सी एडिनोसिन की दिक्कत ये है कि वो जाके टी सेल की मैच्योरेशन में दिक्कत कर रहा है, टी सेल की मैच्योरेशन में दिक्कत कर रहा है, तो टी सेल की इम्यूनिटी नहीं आ रही। बॉडी में बहुत बड़ा रोल है इनका। तो अगर ऐसा इंसान है जैसे मैं हूँ, मेरी बॉडी में डीऑक्सी एडिनोसिन इकट्ठा हो रहा है, टी सेल की मैच्योरेशन नहीं कर रहा, मेरी बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई, पूरी बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई, मींस अगर मुझे कॉमन कोल्ड भी हुआ तो मैं रिकवर नहीं कर पाऊंगी। तो ऐसी कौन सी बीमारी थी जिसमें टी हेल्पर सेल की फंक्शनिंग खराब हो जाती है? वायरल था वो, HIV। HIV एड्स। किसने बोला ये, एड्स, किसने बोला? सूर्यांश। सूर्यांश, वेरी गुड सूर्यांश। ठीक है, HIV एड्स। वैसे ही यहाँ पर कुछ हुआ है, HIV नहीं हुआ इसको, उसमें सिर्फ टी हेल्पर सेल का होता है और मैक्रोफेजेस। इसके केस में सारे टी सेल्स की मैच्योरेशन नहीं हुई है। ठीक है, तो बॉडी की इम्यूनिटी गिर गई तो एक डिजीज पैदा हो जाती है, इस डिजीज का नाम होता है स्किड। लेकिन ना मेरे को बात बताओ, मैं नॉर्मल चल रहा है मेरी बॉडी में सेल्स मरते हैं, उनमें से डीऑक्सी एडिनोसिन निकलता होगा, लेकिन मेरी बॉडी में ऐसी पॉइजनिंग नहीं हो रही, दैट मीन्स मेरी बॉडी के पास कोई डिफेंस सिस्टम होगा इसके लिए, राइट? होगा, तुम्हारी बॉडी में भी है। तो तुम्हारी और मेरी बॉडी में क्या पड़ा है जो हमें बचा रहा है इस सब से, वो है एडीए का जीन। एडीए स्टैंड फॉर एडिनोसिन डीएमिनेज। ठीक है, आपको यहाँ पे एंजाइम का नाम लिखा हुआ मिल जाएगा। तो ये जो जीन होता है, इससे एक प्रोटीन बनता है जिसे एडीए प्रोटीन ही कहते हैं हम। ये प्रोटीन एंजाइमेटिक काम करता है। देखो उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्रोटीन है, उसका जो काम है वो एज एन एंजाइम है, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो एडीए एंजाइम क्या करता है, कुछ नहीं करता, वो सिंपली तोड़ देता है डीऑक्सी एडिनोसिन को,
छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, इसको ब्रेक कर देता है, बस वो इतना काम करता है, तो पॉइजनिंग होने से बचाता है। ये क्लियर है? दिस इज अ नॉर्मल बॉडी। Yeah, ma'am. लेकिन बेटा जिसकी बॉडी में काम नहीं कर रहा, सोचो जीन गड़बड़ी पड़ रही है ना, सोचो एडीए का जीन काम करना बंद कर गया, तो क्या एडीए का प्रोटीन बनेगा? No, ma'am. क्या डीऑक्सी एडिनोसिन ब्रेक होगा? No, ma'am. क्या टी सेल्स मैच्योर हो पाएंगे? No, ma'am. यस। सो सेकंड केस इज जब ये सबका उल्टा हो जाए, इन द एब्सेंस ऑफ एडीए जीन और नॉन वर्किंग नहीं हो रही उसकी सही से, उस केस में क्या होता है, एक इम्यून सिस्टम है जो वर्क नहीं कर पाता। कौन सा इम्यून सिस्टम वर्क नहीं करता? स्पेशली सेल मेडिएटेड। सेल मेडिएटेड। हाँ, ये स्पेशली वर्क नहीं करता, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं स्किड, सिवियर कंबाइंड इम्यून डेफिशिएंसी। बहुत ही सिवियर कंडीशन है ये, जिसमें कंबाइन बहुत सारी इम्यून डेफिशिएंसी हो जाती है। देखो बी सेल पे भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो टी हेल्पर सेल्स होते हैं ना, वो बी सेल को पॉलिफरेट कराने में मदद करते हैं। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हमने पढ़ा था। तो बी सेल वाली इम्यूनिटी भी गिरेगी, लेकिन मेनली टी सेल वाली गिरती है, तो सेल मेडिएटेड हम बोलेंगे। लेकिन अगर क्वेश्चन में दोनों को बोला होगा तो आप दोनों पे टिक करोगे। ये बात समझ आई? Yes. ठीक है। तो व्हाट इज अ स्किड? स्किड आपने कभी बबल बेबी देखा है? आपने वो मूवी देखी है द स्काई इज पिंक? ये मैम तो स्काई इज पिंक में उस No, बच्ची को ma'am. कौन सी बीमारी होती है? आप देखना, स्काई इज पिंक इज अ ब्यूटीफुल मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। देखो ये बच्चा दिख रहा है आपको? ये मैम देखो इसे कैसे रैप करके रखा हुआ है ना। हाँ बोलो। तो इसे देखो कैसे रैप करके रखा है, देखा आप? ये भी इतने छोटे क्यों आ रहे हैं, अभी तक तो बड़े थे। ये देखो इसको बबल में रैप सा करके रखा है हर तरफ से, सिर्फ खाना लेने के बाहर हाथ निकाल सकता है। Excellent. ये देखिए ऐसे चेम्बर्स में ऐसे बच्चों को रखा जाता है, तो ऐसे बच्चे 1-2 साल ही सर्वाइव कर पाते हैं, उसके बाद सर्वाइव नहीं कर पाते। अबे चेम्बर में क्यों रखा है, किससे बचा रहे? Disease. किसकी डिजीज? Pathogens. हाँ, पैथोजन से बचाया जा रहा है इनको, तो अंदर ही ऑक्सीजन की सप्लाई देंगे। ऐसे चेम्बर्स में रखा जाता था पहले, अब तो इस तरीके से नहीं करते हैं, अब हमारे पास और भी टेक्निक्स है, इस तरीके से रखते थे। देखो ठीक है। सो स्किड इज अ कंडीशन कि इम्यूनिटी की कंडीशन हो जाती है ये। अब इसका इलाज क्या था? तो सबसे पहले एक 4 साल की बच्ची थी, 1990s में पहली बार एक 4 साल की बच्ची को इलाज दिया गया था विद द फॉर्म ऑफ जीन थेरेपी। तो इसको जीन थेरेपी दी गई थी। इसका जो जीन था ना, उसको रिप्लेस कर दिया था बाहर निकाल के। तो इसकी बॉडी से लिम्फोसाइट निकाले, उसमें सही वाला जीन लगाया और बॉडी में वापस से डाल दी। ठीक है, तो पहले जीन थेरेपी यहाँ किया था। क्लियर? यो Yeah, मैम ma'am. तो सोचो कोई बच्चा चेम्बर में रह रहा था, 1-2 साल जी सकता था, लेकिन उसकी लाइफ प्रोलॉन्ग होगी ना। हाँ, उसको बार बार जीन थेरेपी देनी पड़ी, लेकिन इट वाज अ वेरी गुड टेक्निक ना। तो ये इंपॉर्टेंस है जीन थेरेपी की। ठीक है, मैम Yeah, ma'am. राइट। सो देखो पॉसिबल ट्रीटमेंट्स हमने जो पढ़ी है वही किया है। अब तो मुझे देख के बताना इसको कौन सी दी गई होगी, जो पहला बच्चा था 4 साल की बेटी। ठीक है, एक कंडीशन है, एक पॉसिबल ट्रीटमेंट है कि आप एंजाइम रिप्लेस कर दो। अब इसमें जो एडीए का हमारे पास एंजाइम है, उसको मैं बाहर से निकाल के दे दूं, मैं उसको लैब में इकोलाई के अंदर बना लूं, और उसके बाद में जो पेशेंट है, जैसे मुझे अगर एडीए है तो मुझे बार बार देते रहो एडीए का एंजाइम, राइट। तो एक ये टेक्निक है। इसका ड्रॉबैक क्या है? Temporary. टेम्परेरी है, बार बार होगा, एक्सपेंसिव होगा, बार बार हॉस्पिटल आना पड़ेगा, पैसे भी लगेंगे, तो टेम्परेरी ट्रीटमेंट। बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दो। बोन मैरो क्या होता है? टेम्परेरी अंदर जो लिक्विड होता है स्पॉन्जी पार्ट होता है वो। ठीक है, बोन्स के अंदर, लॉन्ग बोन्स के कॉर्नर्स पे स्पॉन्जी पार्ट होता है, जहाँ पे आपके ब्लड सेल्स बनते हैं। तो आप क्या करोगे कि यहाँ पर खराब वाले बन रहे हैं ना, जो टी सेल्स है वो सही से नहीं बन पा रहे हैं, राइट, उनकी मैच्योरेशन नहीं हो पा रही, तो कोई बात नहीं, अब बाहर से जैसे जो क्लोज रिलेटिव होता है उन्हीं का बोन मैरो लो, उनकी हड्डी में इंजेक्शन लगाया जाता है बहुत मोटे वाला, उनसे बोन मैरो खींचो, लिक्विड फॉर्म में आता है, फिर पेशेंट की बॉडी में डाल दो। प्रॉब्लम क्या है इसके साथ? दिस इज ऑल्सो टेम्परेरी। बोन मैरो की भी अपनी लाइफ होती है, मैक्सिमम 10 साल, उसके बाद आपको फिर से बोन मैरो ट्रीटमेंट कराना है। ये इजी थोड़ी है। पहले पेशेंट का ब्लड लेवल सही लाओ,
सब कुछ बीपी वीपी सही लाओ, फिर जो डोनेट कर रहा है उसको सही लाओ, फिर उन दोनों का सर्जिकल प्रोसेस करो, एंड दिस इज वेरी पेनफुल, बहुत ही पेनफुल टेक्निक है। आप लोगों को पता होगा सलमान खान हैज डोनेटेड हिज बोन मैरो, पता है आपको? नो मैम। मैम अभी चला। Why people treat him as a god? There is many reasons. उन्होंने बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत किया है। So he अभी नहीं, काफी टाइम हो गया, उन्होंने एक लड़की को बोन मैरो डोनेट किया था। बोन मैरो मैच नहीं होता जनरली किसी का इतनी जल्दी किसी से, क्लोज रिलेटिव्स का ही होता है, लेकिन बहुत बड़ी दुनिया है ना, तो इंडियन आई थिंक बच्ची ये 4-5 साल की थी, बहुत छोटी थी, तो उसको ही हैज डोनेटेड। बोन मैरो डोनेशन इज वेरी डिफिकल्ट, बहुत पेनफुल प्रोसेस होता है। सो ये भी टेम्परेरी है और बहुत हेक्टिक है, सर्जिकल प्रोसेसेस तो होती हेक्टिक है। थर्ड प्रोसेस है कि आप लिम्फोसाइट ट्रांसप्लांट करो, जैसा आई थिंक सूर्य ने बोला था कि आप उसका लिम्फोसाइट WBC निकालो, उसके अंदर खराब वाले जीन की जगह सही वाला जीन डाल दो, उसके बाद फिर वापस से उसको पेशेंट में डाल दो, जब तक वो लिम्फोसाइट रहेगा तब तक सब कुछ ठीक रहेगा। ये टेक्निक कर सकते हो। और लास्ट जो मैंने बोला था, जो अब ज्यादा यूज हम करने की कोशिश कर रहे हैं, दैट इज अ फंक्शनल ADA का जीन एम्ब्रियोनिक स्टेज में डाल दो बोन मैरो में, तो उसके बाद जितने भी WBC बनेंगे सब सही बनेंगे, पर एम्ब्रियोनिक स्टेज में करना इज वेरी रिस्की। एक फीमेल प्रेग्नेंट, तुम उसको इंजेक्शन लगाओगे, कितना कितना टेक्निकल प्रोसेस है कि जो आप सैंपल निकाल रहे हो तो बच्चे का बोन मैरो मतलब बच्चे के जो स्टेम सेल्स है उसी को कलेक्ट करे और किसी से छेड़छाड़ ना करे। अब तुम खुद सोचो, जब बच्चा भी बन रहा है बॉडी के अंदर, गलती से भी इधर उधर हाथ हो गया तो कितना बड़ा रिस्क हो सकता है ना, डिफॉर्मिटी हो सकती है। फिर आप वो जीन निकाल लो बाहर, उसको ठीक करके दोबारा से उसके अंदर डालो, तो 2 बार आप पेनिट्रेट कर रहे हो एक प्रेग्नेंट वुमन को, विच इज अ वेरी रिस्की प्रोसेस। तो ये बहुत रिस्की प्रोसेस है, पर ये बहुत अच्छा स्कोप देता है, राइट? समझ आया? मैम तो मुझे बताओ, जो 4 साल की बच्ची थी उसमें कौन सा यूज हुआ है? ABC 1 2 3 4 कौन सा यूज हुआ है? वो 4 साल की थी, कौन सा जीन थेरेपी यूज हुआ होगा? फर्स्ट। मैंने क्या बोला, उसमें क्या हुआ है? जीन थेरेपी ना, उसका जीन रिप्लेस हुआ है। पहले वाले में जीन रिप्लेस हुआ सूर्यांश? नहीं ना, रिप्लेस नहीं हो सकता। थर्ड। फोर्थ वाला एम्ब्रियोनिक Third. स्टेज पे होता है, फोर्थ वाला एम्ब्रियोनिक स्टेज पे होता है, लेकिन एम्ब्रियोनिक स्टेज पे तो इस बच्ची में हुआ नहीं है, तो 4 साल की थी, तो सूर्यांश फोर्थ पे नहीं हो सकता। अब बचा सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड वाला नहीं हुआ, इसके केस में थर्ड वाला हुआ है, ठीक है? सो दिस इज द वन व्हिच हैज बीन यूज्ड। ये मैम समझ आया? तो क्वेश्चन को ऐसे सोचना है जब ऑप्शन आएंगे, समझ आया कैसे सोचना है? मैम एनसीईआरटी करें थोड़ी सी। मैम अब देखो ये मजेदार चीज आने लगी। अरे इसके कुकर की विसल बज रही है भाई, क्या करते हो तुम? सारा खाना बनाने बैठते हो इस टाइम है। चल, अब हम करेंगे ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का बहुत सिंपल मीनिंग है, ध्यान से समझ लो, थ्योरी बहुत है इसमें, समझ जाओगे तो इजी हो जाएगा। क्वेश्चन कैसे आएगा? आपको स्कूल में आ सकता है लॉन्ग क्वेश्चन, नीट में आपको ये जो हेडिंग है ना, इनसे क्वेश्चन आ सकता है, और बीच में कोई एग्जाम्पल है तो उससे क्वेश्चन आएगा, ठीक है? तो ट्रांसजेनिक एनिमल क्या है? जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल है, लेट्स से रैट, रैट है, तो रैट का जो DNA था मैंने उसमें कुछ मॉडिफाई कर दिया। जब मैंने उसका मॉडिफाई कर दिया DNA, और फिर वापस से उसका DNA उसके अंदर डाल दिया, जैसे उसका सेल निकाला, मॉडिफाई करके वापस डाल दिया, तो अब जो मेरे पास रैट बचा, वो रैट कौन सा हो गया? ट्रांसजेनिक रैट, ठीक है? तो मतलब कोई भी एनिमल ट्रांसजेनिक है, मतलब हमने उसके किसके साथ छेड़छाड़ करी है? हाँ, जेनेटिक मटेरियल के साथ। और जब मैंने कहा DNA मैंने मॉडिफाई करा, तो DNA मॉडिफाई का क्या मतलब है? बहुत सिंपल है, या तो मैंने उसका कोई जीन निकाल लिया बाहर, तो जीन को तुम क्या कर लो, डिलीट कर दो, ठीक है? मैंने डिलीट करा और फिर देखा उसकी बॉडी पे क्या इफेक्ट करता है, या फिर मैंने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया, तो आप क्या कर दो, इंट्रोड्यूस कर दो कोई जीन। 2 ही तरीके से मॉडिफाई करोगे ना, और कोई तरीका है तो बता, है ना? तो हम ऐसे एक्सचेंज में ही तो करा ना, इंट्रोड्यूस कर दिया ना तूने, वो काट के उसका निकाला और अपने वाला डाल दिया, राइट? तो ट्रांसजेनिक एनिमल ऐसे बनते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों बनाने हैं तुमको ट्रांसजेनिक एनिमल, क्यों बनाने हैं? ये एनसीईआरटी बात करती है। लेट अस ट्राई एंड एक्सप्लोर सम ऑफ द कॉमन रीजंस कि क्यों बनाना चाहते हो तुम। बढ़िया चूहा था, अपना चीज खा रहा था, काहे को उसकी जिंदगी तबाह करी? तो क्यों बनाने ट्रांसजेनिक एनिमल? कोई विचार इस पे किसी का? ये डिस्कशन के टॉपिक्स हैं। एनीवन?
जैसे कोई उससे डिजीज होती हो, उस डिजीज की जीन हटाने। जैसे कोई डिजीज होती हो उस जीन को स्टडी करना। और कोई? उसमें नहीं? वेरिएशन लाना। वेरिएशन लाके करना क्या है तुझे? मजे करने हैं या कोई Yes, रीजन ma'am. है? मजे नहीं करने? हाँ, सोचो सोचो, दिमाग पे टेस्टिंग करने के लिए। हाँ बिल्कुल। देखो, याद रखना हर एक चीज, जब भी तुम किसी को उठा के छेड़छाड़ कर रहे हो ना, म्यूटेशन स्टडी करना। ओके, देखो जब भी तुम कोई छेड़छाड़ कर रहे हो ना, तुम्हारा अपना ही फायदा है, इसीलिए कर रहे हो, इंसान फालतू में नहीं करता, राइट? अगर मून पे सैटेलाइट भेजी है तो उसका रीजन है ना, हम जानना चाहते हैं कि लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई थी, ताकि हम समझ सके अपने बारे को, अपने आप को और ज्यादा समझ सके, यूनिवर्स का ओरिजिन समझ सके। ठीक है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये जानना कि यूनिवर्स कैसे ओरिजिनेट हुई, किसी को पता नहीं है अभी। बिग बैंग थ्योरी हम मानते हैं, कुछ कहते हैं वो कोलाइड हुआ था, कुछ कहते हैं वो कॉम्प्रेस हुआ था, नो वन एग्जैक्टली नोज। सो हर चीज में हमारा मतलब होता है, तो ट्रांसजेनिक एनिमल हम अपने मतलब के लिए बना रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रही हूँ, लेट्स से ग्रोथ हार्मोन है ना, ऐसा लगता है हमें कि बिना ग्रोथ हार्मोन के ना हम सरवाइव नहीं कर सकते। ये बात तो सही है, ग्रोथ हार्मोन के बिना सर्वाइवल तो नहीं है। ग्रोथ हार्मोन के रिसेप्टर बॉडी के हर एक सेल में होते हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ हार्मोन के बिना सर्वाइवल नहीं है। ठीक है, इंसान के केस में तो हम इसको कैसे चेक करेंगे? जो इंसान से बहुत मिलते हैं वो अदर मैमल्स, दैट है कि जैसे कि माइस एंड मंकी। अपन इन्हीं पे सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं। सबसे इजी है माइस, उसको हाथ में होल्ड कर लेंगे हम लैब में, कहीं भाग नहीं पाता। 2 उंगलियों से पकड़ लो उसकी नेक, उल्टा कर लो, वो कहीं नहीं जा पाता, बहुत आराम से कंट्रोल हो जाता है। वाइट वाला माइस, इससे रेबीज नहीं होता। तो ग्रोथ हार्मोन का इफेक्ट पड़ना है मुझे। ठीक है, मैं क्या करूंगी, मैं माइस लूंगी, चूहा पकड़ा मैंने, पूछू पूछू, ठीक है, चूहा मुझे देख के अक्सर डरेगा। इसको पकड़ा और मैंने इसमें क्या कर दिया, मैंने स्टॉप कर दी इसमें ग्रोथ हार्मोन की सिंथेसिस। ठीक है, मैंने पंचर ही कर दिया, हाइपोथैलेमिक लेवल पे पंचर कर दिया, पिट्यूटरी लेवल पे पंचर कर दिया कि इसके अंदर ग्रोथ हार्मोन सिंथेसाइज ही नहीं होगा। अब मैं क्या करूंगी, कुछ नहीं करूंगी, इसको ऑब्जर्व करूंगी कि क्या रहा, इसका ब्लड प्रेशर कहाँ रहा है, इसकी बॉडी में बाकी फंक्शन कैसे हुए। तो मैं नॉर्मल फिजियोलॉजी पढ़ना चाहती हूँ ना कि ग्रोथ हार्मोन का बॉडी पे क्या इफेक्ट है, तो इसलिए मैंने ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया। तो सबसे पहला रीजन, टू अंडरस्टैंड नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, हम क्या करेंगे, ट्रांसजेनिक एनिमल बनाएंगे और उसके साथ छेड़छाड़ करके देखेंगे कि बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। समझ आई ये बात? अरे समझ आई या नहीं? ये मैम। ये परफॉर्म नहीं कर रहे ना तो दिक्कत है। अच्छा, अब हम कहते हैं कि लेट्स से किसी को अल्जाइमर है। अल्जाइमर सुना है? नहीं? अल्जाइमर क्या होता है, ब्रेन के अंदर ना, जैसे कोई भी सेल है ना, न्यूरॉन भी है, न्यूरॉन सिग्नल कंडक्ट करते हैं, तो हर कोई गंदगी फैलाता है। जैसे तुम पूरा दिन घर में रहो, लेकिन फिर भी कभी कुछ तो कूड़ा निकलता ही होगा ना, मानते हो? मुंह भी धोगे तो सफाई हो रहा है, पानी गंदा हुआ, कुछ खाओगे तो उसका पैकेट निकलेगा, कूड़ा निकलेगा, ये मैम। है ना? तो जब सेल भी फंक्शन करते हैं, मेरे ब्रेन में न्यूरॉन काम कर रहे हैं, तो वो भी कुछ कूड़ा जनरेट करते हैं, वेस्ट मटेरियल। तो वो वेस्ट मटेरियल ना, उसको साफ कर देते हैं गैंग्लियोनिक सेल। गैंग्लियोनिक सेल का काम होता है सारे वेस्ट मटेरियल को खत्म कर देना, ये तो कूड़े के ढेर बन जाएंगे दिमाग में। लेकिन इन सम केसेस वो जो कूड़े के ढेर होते हैं वो साफ नहीं हो पाते, तो वो बीच में फंस जाते हैं। अब सोचो, ये एक न्यूरॉन, उसके बीच में डस्ट आ गया, डस्ट मतलब कोई वेस्ट पार्ट आ गया सेल का, अगर बीच में आ गया तो कंडक्शन तो हो नहीं पाएगी, तो फंक्शनिंग खराब हो गई। तो जनरली मेमोरी रीजन में हमने देखा है कि ऐसे वाले मटेरियल आके इकट्ठा हो जाते हैं और अल्जाइमर नाम की डिजीज करते हैं। अब मुझको अल्जाइमर पढ़ना है ना, मैं ह्यूमन के ऊपर थोड़ी पढ़ सकती हूँ, ब्रेन डिजीज है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट थोड़ी कर सकती हूँ। तो मैं क्या करूंगी, मैं रैट लूंगी, ऐसे ही स्टडी होती है सारी डिजीजेस। पता नहीं कितने चूहे बिल्लियों को वो करा गया होगा, चूहे और मंकीज को कोविड, तब जाके इलाज मिलेगा इसका। तो मैंने रैट लिया और मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको अल्जाइमर करा दिया। आप करा सकते हो, आपको पता है ना डिजीज क्या है, आप इंट्रोड्यूस करा सकते हो। मैंने इसको अल्जाइमर करा है, अब मैं इसको स्टडी करूंगी, इसके बिहेवियर को, इसका बिहेवियर क्या है, और इस अल्जाइमर होने के बाद कैसे कैसे स्टेजेस बढ़ती है। कैंसर को भी ऐसी स्टडी किया जाता है। तो मैं डिजीज को स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक एनिमल बना सकती हूँ। क्लियर है ये मैम। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मुझे कोई बायोलॉजिकल प्रोडक्ट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमुलिन बनाया था ना हमने, ये मैम। तो मैंने बैक्टीरिया के साथ छेड़छाड़ करके अपने मतलब का प्रोटीन हार्मोन बना लिया था। सिमिलरली केमिकल बनाया था, सॉरी,
सिमिलरली हम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे एक कंडीशन होती है इम्फाइसीमा। इम्फाइसीमा होता है, जो लोग सिगरेट बहुत पीते हैं ना उनको होता है, बहुत खतरनाक होता है सिगरेट पीना। जो उनके लंग्स होते हैं, आपने ब्रोंक्यूल सुना होगा, आपने ये सुना होगा एंड में एल्विलाई होते हैं जहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है। तो जो एल्विलाई होते हैं ना, एल्विलाई की वॉल ना कोलैप्स हो जाती है, गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा। दिस कंडीशन इज नोन एज इम्फाइसीमा, सिगरेट स्मोकिंग से होती है। तो हमने इन्होंने ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया इसलिए हम इसकी डिटेल में नहीं जा रहे। जस्ट रिमेंबर वन थिंग दैट देयर इज अ केमिकल, लुक एट दिस वन, ह्यूमन प्रोटीन है विच इज नोन एज 1-अल्फा एंटीट्रिप्सिन। तो ये केमिकल हमने बायोटेक की मदद से बनाया है जो इन्फाइसीमा को ट्रीट होने के लिए यूज होता है। ये क्वेश्चन है नीट का, वो आपसे पूछते हैं ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज होता है। तो हमने एक ऑर्गेनिज्म को जेनेटिकली मॉडिफाई किया, फिर उससे प्रोडक्ट निकाला और अब हम उसको एज ए मेडिसिन यूज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसमें बनता है काउ। अब देखो, अगर कोई मदर है, प्रेग्नेंट है, उसने बेबी को जन्म दिया, बट फॉर सम रीजन उसमें मिल्क प्रोडक्शन नहीं हो रही, तो बच्चे को मिल्क नहीं मिलेगा। या फिर मदर की डेथ हो जाए बेबी के पैदा होते ही, ठीक है, तो उस बच्चे को मिल्क नहीं मिला। अब बच्चे के लिए दूध तो बहुत जरूरी है ना, और मदर का मिल्क क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि उससे न्यूट्रिएंट ज्यादा होते हैं, राइट। सो हमने क्या किया, ऐसे केसेस के लिए एक ट्रांसजेनिक काउ बना ली इन 1997। तो 1997 में काउ बनी जिसका नाम है रोजी। रोजी के अंदर क्या किया, उसके जीन में ऐसी छेड़छाड़ करी कि वो कैसे वाला मिल्क बनाने लगती है जिसके अंदर ह्यूमन का अल्फा लेक्ट एल्ब्यूमिन प्रोटीन मिलता है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन। इस मिल्क की और भी बहुत सारी क्वालिटी है, बस ये है कि कुछ नॉर्मल गाय दूध दे रही है ना, लेकिन जो रोजी दूध दे रही है ना, उसके अंदर हमारे बहुत इंपॉर्टेंट ह्यूमन का प्रोटीन है। तो जो भी बच्चे हैं जो बिना मदर के हैं या फिर मदर का मिल्क नहीं ले सकते, हम उनको ये मिल्क बनाएंगे क्योंकि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। तो हमें एक अच्छा प्रोडक्ट मिल गया, इसलिए हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो इस केस में ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म है हमारी रोजी। समझ आया? ये मैम। यस मैम। वैक्सीन सेफ्टी। अब मान लो कल को उठ के कशिश बोले मैंने वैक्सीन बना ली, ठीक है, हरीश बोल रहा है मैंने वैक्सीन बना ली, मार्केट में रिलीज कर दो। ऐसे थोड़ी रिलीज कर देंगे। कल को इनकी वैक्सीन ने कोई सीरियस कंडीशन कर दी तो, किसी को मार वार दिया तो हम वैक्सीन को क्या करते हैं, कोई भी वैक्सीन है, जैसे कोविड की भी बनी होगी ना, चलो जब पेंडेमिक होता है उस केस में चीजें जल्दी होती है, लेकिन मान लो कोई बीमारी है, अब कोविड की वैक्सीन जो होगी मॉडिफाई होगी। अब क्या होगा कि पहले वैक्सीन बना के चूहे को देंगे, देखेंगे इस पे क्या इफेक्ट रहा। अगर ये पास कर गया, ये फर्स्ट स्टेज है, उसके बाद मंकीज को देंगे। अगर मंकीज, क्योंकि मंकीज हमसे ज्यादा सिमिलर होते हैं, ये भी पास कर गया, फिर उसके बाद हम उसको देंगे क्लिनिकल ट्रायल। क्लिनिकल ट्रायल होता है कि मान लो कोई इंसान है जिसके ऊपर कोई दवाई फर्क नहीं कर रही पूरी दुनिया की, उसको ऑप्शन दिया जाता है कि ये नई मेडिसिन आई है मार्केट में, आप ट्राई करना चाहते हो, हमें पता नहीं है मेडिसिन कैसी है पर आप ट्राई करोगे। अगर वो वॉलंटियर करते हैं तो फिर उसको मेडिसिन देते हैं, फिर ऐसे लोगों को स्टडी करते हैं, फिर फाइनली लास्ट में वो मार्केट में रिलीज होती है। तो इसके लिए भी हमें ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनाने पड़ते हैं ना। मेरे को वैक्सीन की सेफ्टी मुझे देखना है कि ये वैक्सीन अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट है, ये वैक्सीन दे दो तो वो अरेस्ट से बाहर आ जाता है। तो पहले मैं चूहे को लूंगी, उसको कार्डियक अरेस्ट कराऊंगी, फिर उसको वैक्सीन देके देखूंगी मैं बचता है या नहीं, राइट। तब भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हम बनाते हैं। तो ये प्रोसेस बहुत लंबे होते हैं, 10-15 साल लग जाते हैं, बट दिस इज हाउ वैक्सीन आर मेड। तो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए भी ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बनते हैं। क्लियर है? ये मैम। लास्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग। फॉर एग्जाम्पल घर में वो होते हैं ना, अलग अलग सॉल्यूशन मिला के पोछा लगाते हैं घर पे, देखा? हॉस्पिटल जाओ, डेटोल की स्मेल ऐसे आ रही होती है ना कि वहीं बनता है डेटोल, या फिनाइल की स्मेल बहुत आती है सगारी में, भाई साहब ऐसा लगता है फिनाइल की दुकान यहीं खुली है। तो कैसे पता? ज्यादा फिनाइल हो गया तो, लोग बेहोश हो गए तो टॉक्सिसिटी होती है। टॉक्सिसिटी की कोई केमिकल कब जाके नुकसान करना स्टार्ट कर दे, वो होती है टॉक्सिसिटी। उसको मेजर करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। तो हम किसी सब्सटेंस की कब टॉक्सिसिटी है, जैसे चूहा लिया, उसको फिनाइल की प्रेजेंस में रखा, फिर एक लेवल ऑफ फिनाइल को हम ऑब्जर्व करते रहे कि किस पर्टिकुलर लेवल पे जाके चूहे इनका सर्वाइवल मुश्किल होने लगा है, तो वो लेवल टॉक्सिक लेवल हो गया। तो किसी केमिकल की सेफ्टी को टेस्ट करने के लिए भी हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं। सो दीज आर द 6 रीजंस जिसके लिए हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? यस यो मैम। बस 2 टॉपिक रहते हैं, 2-3 टॉपिक रहते हैं, बायो पायरेसी एंड बायो पेटेंट, वो करेंगे और कल फिर आपका मॉक होगा। याद है ना मॉक है कल? ये मैम। यस